हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रेट मेंस का लेवल 2 का सोशल साइंस वाला पेपर। ये पेपर आपका हुआ था 26 फरवरी 2023 को। तो इस पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगी। लेवल 1 का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी पूरा अंक आपका होता है 300 अंक का, और आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है एग्जाम में। ये पेपर आपका 26 फरवरी 2023 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। पहला विकल्प है श्री गंगानगर, दूसरा विकल्प है बीकानेर, तीसरा विकल्प है जैसलमेर और चौथा विकल्प है बाड़मेर। तो संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है जैसलमेर। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। श्री गंगानगर से होकर भी ये गुजरता है, बीकानेर से होकर गुजरता है, बाड़मेर से होकर गुजरता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ जालौर जिले से भी होकर गुजरता है। तो साथ में ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है मेवात, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है दिल्ली और चौथा विकल्प है भरतपुर। तो संत चरणदास जी की समाधि स्थित है दिल्ली में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। संत चरणदास जी का जन्म अलवर जिले के एक गांव में हुआ था और इनका वास्तविक नाम रंजीत सिंह था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी लोक में पहेली ने काई केयो जावे। पहला है आदि, दूसरा है गिंग रथ, तीसरा है वात और चौथा है टपुकड़ा। तो राजस्थानी लोक में पहेली ने काई केयो जावे, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है अधिकतम जनसंख्या जयपुर, दूसरा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, तीसरा है न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर और चौथा है न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। तो ये जो प्रश्न है क्लास 8 की बुक से लिया गया है, जो जनसंख्या वाला चैप्टर है वहां से। मैं आपको क्लास 8 की एसएसटी की बुक अभी पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7 भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 8 भी कंप्लीट होने वाला है। इन किताबों को पढ़ना इसीलिए जरूरी है। ये प्रश्न जो हैं उन्हीं किताबों से बनते हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि जो सही सुमेलित नहीं है वह बताइए। तो अधिकतम जनसंख्या वाला जो नगर है वह जयपुर है, ये तो सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर में है, ये भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है, ये भी सही है। लेकिन न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर में नहीं है और यही गलत है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं है बल्कि न्यूनतम साक्षरता दर है जालौर की। यहाँ आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। क्लास 8 की बुक से ये प्रश्न लिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और सबसे कम साक्षरता वाला है जालौर। तो ये याद रखिएगा, यहीं से ये प्रश्न लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वह कुनसा कवि है जका री भक्ति अर चमत्कार री वजह सुलोग बाने परमेसर रे समान वतावन लागा हा। पहला विकल्प है वारहट ईसर दास, दूसरा विकल्प है राठौड़ पृथ्वीराज, तीसरा विकल्प है सायाजी झूला और चौथा है माधव दास ददवाड़िया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, वे कौन से कवि हैं जिनकी भक्ति के चमत्कार देखकर लोग उन्हें ईश्वर के समान बताने लगे थे। ये प्रश्न का
मतलब है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है पहला विकल्प बारहठ ईसर दास। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र फिल करना है में स्थित नहीं है। पहला विकल्प है नागौर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है श्रीगंगानगर और चौथा है जोधपुर। तो बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र जो है ये फिल करना है यहाँ पर में स्थित नहीं है, तो ये स्थित नहीं है श्रीगंगानगर में। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाठी श्रेणी फिल करना है से संबंधित है। पहला है जलभृत, दूसरा है जिप्सम पट्टी, तीसरा है लिग्नाइट पट्टी और चौथा है पेट्रोलियम क्षेत्र। तो लाठी श्रेणी जलभृत से संबंधित है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सभी 150 प्रश्नों का हल करवाना है तो जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे। लिखा है चंदनबाला रास। अगला प्रश्न है चंदनबाला रास काव्य रूप रीदीठ सु किन भांत रो काव्य है। पहला विकल्प है खंड काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य, तीसरा है मिश्र काव्य और चौथा है महाकाव्य। तो चंदनबाला रास जो है ये है खंड काव्य। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौवां प्रश्न है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है अहिछत्रपुर और चौथा है दिल्ली। तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अहिछत्रपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ फिल करना है। पहला है सपासनाचार्यम, दूसरा है रागनी, तीसरा है भागवत और चौथा है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयशाही एक प्रकार की है। पहला विकल्प है जूती, दूसरा विकल्प है आभूषण, तीसरा है पगड़ी और चौथा है मिट्टी का बर्तन। तो विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पगड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती वह है। पहला विकल्प है गंगानगर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बीकानेर। तो राजस्थान का वह जिला बताना है जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, तो वह है जोधपुर। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रिभक्त कवित्री गवरीबाई रोजलम कथे वियो। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है अलवर। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प डूंगरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पहला है महाराणा रायमल, दूसरा है महाराणा मोकल, तीसरा है बप्पा रावल और चौथा है महाराणा कुंभा। तो 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया बप्पा रावल ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में फिल करना है श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। पहला है आरक्षित, दूसरा है रक्षित, तीसरा है अवर्गीकृत और चौथा है अति सघन। तो ये प्रश्न लिया गया है क्लास 7th की बुक से। पहला चैप्टर है उसमें वनों के बारे में बताया गया है। आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लास 7th की बुक है। इसमें बताया गया है वनों के प्रकार, 3 प्रकार के बताए गए हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। अब इसमें पूछा गया है कि किस श्रेणी का प्रतिशत सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ये पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए सुरक्षित वन में क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जो वन है कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इन्हीं किताबों से ये प्रश्न बनते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, रक्षित। इसे ही सुरक्षित कहते हैं या इसे ही रक्षित कहा जा सकता है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है पूंगी, दूसरा है शहनाई, तीसरा है बांसुरी और चौथा है मंजीरा। तो सपेरों का जो लोक वाद्य प्रसिद्ध है वह है पूंगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्दा यानी सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, फिल करना है यहाँ पर। पहला है लोहा, दूसरा है चांदी, तीसरा है टंगस्टन और चौथा है तांबा। तो बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है टंगस्टन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर 1857 को विथौड़ा स्थान पर, फिल करना है, ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। पहला विकल्प है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प है अंग्रेजी सेना, तीसरा है ठाकुर कुशाल सिंह और चौथा है मेहराब खान और जय दयाल। तो 8 सितंबर 1857 को विथौड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झालावाड़ी मुख्य बोली है। पहला है हाड़ौती, दूसरा है कठेरवाटी, तीसरा है उमठवाड़ी और चौथा है सौंदवाड़ी। तो झालावाड़ की मुख्य बोली है हाड़ौती। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बंबई, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन सौंपा बंबई को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। पहला है 33 किलोमीटर, दूसरा है 27 किलोमीटर, तीसरा है 43 किलोमीटर और चौथा है 72 किलोमीटर। तो राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है 43 किलोमीटर का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड कोर, फिल करना है, में स्थापित किया गया। पहला है नवंबर 2004, दूसरा है अक्टूबर 2004, तीसरा है नवंबर 2011 और चौथा है अक्टूबर 2011। तो रीड कोर स्थापित किया गया अक्टूबर 2004 में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अब रीड कोर क्या है? तो रीड कोर का पूरा नाम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड और यह स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004 में। यह जो कंपनी है राजस्थान में सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? पहला है शरद पूर्णिमा, दूसरा है आखा तीज, तीसरा है करवा चौथ और चौथा है निर्जला एकादशी। तो पूछा गया है कि विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो ये विवाह के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है, आखा तीज, या इसे ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेवाड़ कला संबंधित है। पहला है प्रस्तर मूर्ति कला से, दूसरा है आंगन चित्रण से, तीसरा है मिरण कला से और चौथा है काष्ठ कला से। तो बेवाड़ कला का संबंध है काष्ठ कला से, काष्ठ यानी लकड़ी। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकवाली निक्षेप, फिल करना है, के लिए प्रसिद्ध है। पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है संगमरमर और चौथा है फेल्ड स्पार। तो अकवाली निक्षेप प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? पहला है बूंदी, दूसरा है गैटोर, तीसरा है मांडल और चौथा है बंदोली।
तो महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है बंदोली में। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है, पहला विकल्प है दयाराम साहनी, दूसरा विकल्प है जॉन मार्शल, तीसरा विकल्प है आर.सी. अग्रवाल और चौथा है अमलानंद घोष। तो 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में अमलानंद घोष का प्रमुख योगदान रहा है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अमलानंद घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरुद्ध 76 का रचनाकार रो नाव है। विरुद्ध 76 रा रचनाकार पूछा गया है। पहला है श्रीधर व्यास, दूसरा है राठौड़ पृथ्वीराज, तीसरा विकल्प है दुर्सा आड़ा और चौथा विकल्प है सूर्यमल मिशन। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, दुर्सा आड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? पहला है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है गणेश्वर, तीसरा विकल्प है आहड़ और चौथा विकल्प है बैराठ। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, आहड़। आहड़ जो सभ्यता है ये बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? पहला है जयमल पत्ता, दूसरा है राव दलपत कर्ण सिंह, तीसरा विकल्प है गोरा बादल और चौथा है भैरू जी कल्ला जी। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर जयमल पत्ता सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जयमल पत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। पहला विकल्प है जयपुर, अजमेर, नागौर, दूसरा विकल्प है कोटा, बूंदी, बारां, तीसरा है जोधपुर, पाली, सिरोही और चौथा है अलवर, भरतपुर, दौसा। तो राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले पूछे गए हैं, तो कोटा, बूंदी, बारां। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला है जोधपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है पाली। पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा विकल्प है बाड़मेर, तीसरा विकल्प है जैसलमेर और चौथा विकल्प है पाली। तो इसमें पूछा गया है बाप बोल्डर बेड किस जिले में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं जोधपुर में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये है क्या? बाप बोल्डर बेड, तो ये भूगर्भिक निर्माण है, भूगर्भिक निर्माण है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल सेठिया री काव्य कृति नी है। पहला है मीझर, दूसरा है सोन मिर्गला, तीसरा है लील टास और चौथा है मायड रो हेलो। तो कन्हैयालाल सेठिया री कृति नी है पूछी गई है। तो कन्हैयालाल सेठिया की कृति है जो काव्य कृति कौन सी है ये पूछी गई है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प, सोन मिर्गला। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। पहला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, तीसरा है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और चौथा है कोटा, बारा, झालावाड़। तो डामोर जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति राजस्थान में अधिकतम संख्या में पाई जाती है, तो वह है मीना जनजाति। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मालवी री उपबोली है। पहला है काठेड़ी, दूसरा है थैली, तीसरा है अलवरी और चौथा है रांगड़ी। तो मालवी री उपबोली है रांगड़ी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मालवी की उपबोली पूछी गई है, रागड़ी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
36 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? पहला विकल्प है भारमल, दूसरा विकल्प है भगवंत दास, तीसरा विकल्प है मान सिंह और चौथा विकल्प है मिर्जा राजा जय सिंह। तो पूछा गया है कि शहजादा सलीम यानी कि जो अकबर का पुत्र था, सलीम जिसे जहांगीर कहा जाता है, जहांगीर का ही बचपन का नाम सलीम था और इनका विवाह हुआ था भगवंत दास की पुत्री से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है, पहला विकल्प है झुंझुनू, दूसरा है बारां, तीसरा है सिरोही और चौथा है जोधपुर। तो पूछा गया है जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, तो वह जिला है झुंझुनू जिला। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? पहला है लूनी बेसिन, दूसरा है माही बेसिन, तीसरा है बनास बेसिन और चौथा है चंबल बेसिन। तो मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं चंबल बेसिन में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? पहला विकल्प है दादू दयाल, दूसरा विकल्प है पीपाजी, तीसरा है जाम्भोजी और चौथा है रामदास। तो किसने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी? तो वह हैं जाम्भोजी, जिन्हें गुरु जम्भेश्वर भी कहा जाता है और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। पहला है दजिया, दूसरा है दिप्पा, तीसरा है कुमारी और चौथा है खील। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहा जाता है दजिया। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? पहला विकल्प है अनूप कुमार, दूसरा विकल्प है वीरेंद्र पुनिया, तीसरा विकल्प है सागर मलधायल और चौथा है महेंद्र सिंह। तो महेंद्र सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। बाकी तीनों लोगों को, अनूप कुमार, वीरेंद्र पुनिया और सागर मलधायल को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, लेकिन महेंद्र सिंह विजेता नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। पहला है आवासीय विद्यालय, दूसरा है सुविधायुक्त, तीसरा है किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान और चौथा है ये सभी। तो पब्लिक स्कूल की ये सभी विशेषताएं हैं, आवासीय विद्यालय, सुविधायुक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। पहला है किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। तीसरा है किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और चौथा है ये सभी। तो आरटीई की धारा 14 में पूछा गया है कि धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? तो किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। आरटीई की धारा 14 में ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मित्र योजना का उद्देश्य फिल करना है से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। पहला है बाल मजदूरी, दूसरा है लैंगिक उत्पीड़न, तीसरा है कुपोषण और चौथा है अंधापन। तो बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? पहला है 200 कार्य दिवस 800 घंटे, दूसरा है 200 कार्य दिवस 1000 घंटे,
तीसरा है 210 कार्य दिवस 600 घंटे और चौथा है 210 कार्य दिवस 1000 घंटे। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? पहला है कोई भी भूखा ना सोए, दूसरा है हर हाथ को भोजन, तीसरा है हर भूखे को भोजन और चौथा है कोई भूखा ना रह जाए। संकल्प वाक्य पूछा गया है तो कोई भी भूखा ना सोए, इंदिरा रसोई का यह संकल्प वाक्य है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुर्जा फिल करना है का जिला शुभंकर है? पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जालौर और चौथा है झालावाड़। तो कुर्जा जो है ये जोधपुर का जिला शुभंकर है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा फिल करना वर्ष है। पहला है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 17 और चौथा है 19। तो पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह है 15 वर्ष। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 15 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। ददरेवा फिल करना है का जन्म स्थल है। पहला है पाबूजी, दूसरा है तेजाजी, तीसरा है गोगाजी और चौथा है देवनारायण जी। तो ददरेवा जो है ये गोगाजी का जन्म स्थल है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गोगाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए फिल करना है प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए रुपए फिल करना है, तो इसमें जो फिल किया जाएगा वह है 5 रुपए, 5 प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? पहला है 1959, दूसरा है 1961, तीसरा है 1960 और चौथा है 1958। तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया 1961 में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? पहला है 243C, दूसरा है 243D, तीसरा है 243A और चौथा है 243F। तो पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है, तो वह है 243A। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला है जोधपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जैसलमेर। तो ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं? पहला है हेयर ड्रेसर, आयु 18 से 40 वर्ष, दूसरा है दर्जी, आयु 18 से 40 वर्ष, तीसरा है प्लम्बर, आयु 18 से 40 वर्ष और चौथा है सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स। अब नीचे विकल्प दिए गए हैं, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जो पात्र हैं ये सभी सही हैं। हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि डी विकल्प आपका सही है। सभी 1, 2, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। पहला है केंद्र सरकार का, दूसरा विकल्प है राज्य सरकार का, तीसरा विकल्प है शिक्षा मंत्रालय का और चौथा विकल्प है संसद का। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का जो दायित्व है वह है राज्य सरकार का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र फिल करना है
में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। पहला है 3, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। 22 प्रांतों में मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्तावन नंबर का क्वेश्चन है 57। लिखा है निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। दूसरा लिखा है योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब इसका उत्तर जो है बताना है, नीचे ये विकल्प लिखे हुए हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई, तो ये लिखा हुआ है गलत। बी इसमें यानी दूसरा सही लिखा हुआ है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें पहला क्यों गलत है? इसमें लिखा है 2 अक्टूबर 2021, तो ये 2 अक्टूबर 2021 को नहीं बल्कि 20 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई थी। इसमें इसीलिए पहला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। पहला है डूंगरपुर में, दूसरा विकल्प है बांसवाड़ा में, तीसरा विकल्प है राजसमंद में और चौथा विकल्प है अजमेर में। तो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है बांसवाड़ा में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को फिल करना है ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पहला है 5%, दूसरा है 7%, तीसरा है 2% और चौथा है 3%। तो इसमें आपका ए विकल्प सही है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को 5% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? पहला है संघ, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट सूची। तो भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पहला विकल्प है संगीत, दूसरा विकल्प है न्याय, तीसरा विकल्प है मूर्तिकला और चौथा विकल्प है खेल। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू संगीत से संबंधित हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, संगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है डाइट का पूरा नाम है। पहला विकल्प है जिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, दूसरा है जिला शिक्षण संस्थान, तीसरा है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और चौथा है जिला प्रशिक्षण संस्थान। तो डाइट का पूछा गया है फुल फॉर्म। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेरिया फिल करना है संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पहला विकल्प है एस्बेस्टस, दूसरा विकल्प है जस्ता, तीसरा है तांबा और चौथा है इस्पात। तो चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? पहला है 26 जनवरी 2022, दूसरा है 20 फरवरी 2022, तीसरा है 11 जुलाई 2022 और चौथा है 5 सितंबर 2022। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 5 सितंबर 2022। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते।
अगला प्रश्न दिया गया है, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर यानी कि जॉब मेला का आयोजन कब हुआ था? पहला विकल्प है 11 से 13 नवंबर 2022, दूसरा है 20 से 23 नवंबर 2022, तीसरा है 11 से 13 दिसंबर 2022 और चौथा है 20 से 23 दिसंबर 2022। तो जोधपुर में आईटी जॉब फेयर का आयोजन हुआ था 11 से 13 नवंबर 2022। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? पहला है जनवरी 1545, दूसरा है जनवरी 1544, तीसरा है जनवरी 1545 और चौथा है जून 1545। तो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? पहला विकल्प है 11, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 14। तो भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। डी विकल्प सही हो जाएगा, 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है सरकारिया आयोग, फिर लिखा है प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर पूंची आयोग और चौथा लिखा है राजमन्नार आयोग और फिर लिखा है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो इन्हें काल क्रमानुसार लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वह होगा प्रशासनिक सुधार आयोग, ये पहले पे आएगा। फिर आएगा राजमन्नार आयोग, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर सरकारिया आयोग और अंत में आएगा पूंची आयोग। तो इस क्रम में आपका जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? पहला है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, दूसरा है महासागरीय लवणता में भिन्नता, तीसरा है वाष्पीकरण व वर्षा और चौथा है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में जो कारक उत्तरदायी नहीं है वह बताना है। तो वह है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में उत्तरदायी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? पहला है अंग, दूसरा है कौशल, तीसरा है काशी और चौथा है मगध। तो चंपा राजधानी थी अंग की। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? पहला विकल्प है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 13 दिसंबर 1946 और चौथा है 29 अगस्त 1947। तो संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। पहला विकल्प है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा विकल्प है सरोजनी नायडू, तीसरा विकल्प है मीरा कुमार और चौथा विकल्प है अमृत कौर। तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी अमृत कौर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? पहला विकल्प है लोथल, दूसरा विकल्प है मोहनजोदड़ो, तीसरा विकल्प है हड़प्पा और चौथा है धोलावीरा। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा विकल्प है दादा भाई नौरोजी, तीसरा विकल्प है लाला लाजपत राय और चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? पहला है नगर पंचायत, दूसरा है टाउन एरिया समिति, तीसरा है नगर पालिका परिषद और चौथा है नगर निगम। तो 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में टाउन एरिया समिति,
नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, टाउन एरिया समिति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है भारत के महान्यायवादी, तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पहला विकल्प है अमरकोट, दूसरा विकल्प है काबुल, तीसरा विकल्प है लाहौर और चौथा विकल्प है आगरा। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है ऐतरेय, सामवेद पंचविश, यजुर्वेद शतपथ और अथर्ववेद गोपथ, यानी बिल्कुल सही मिले हुए हैं। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? पहला है बेरूवारी संघ मामला, दूसरा है केशवानंद भारती मामला, तीसरा है मिनर्वा मिल्स मामला और चौथा है एस.आर. बोम्मई मामला। तो पूछा गया है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूवारी संघ मामला, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वही हमें बताना है। लिखा है मौलिक अधिकार यूएसए, संविधान के भारतीय संविधान के प्रावधान लिखे हुए हैं और ये स्रोत लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, समवर्ती सूची कनाडा और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। तो जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, ये तो सही लिखा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, ये भी सही है। समवर्ती सूची कनाडा, यही गलत है क्योंकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो यही गलत है। और प्रश्न में यही पूछा गया था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। और आपातकालीन का प्रावधान ये जर्मनी से लिया गया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य महासागरीय धारा से की जा सकती है। पहला है क्यूरोसिवो धारा, दूसरा है आयोसिवो धारा, तीसरा है पेरू धारा और चौथा है कैलिफोर्निया धारा। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है और क्यूरोसिवो भी गर्म धारा है, तो इसमें ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? पहला है पहली, दूसरा है तीसरी, तीसरा है पांचवी और चौथा है छठी। तो छठवीं लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? पहला है द इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन और चौथा है बम्बई एसोसिएशन। तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक का रानी स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है मथुरा, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। तो अशोक का रानी स्तंभ लेख इलाहाबाद में है, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोका का साहिबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? पहला है खरोष्टी लिपि, दूसरा है अरेमाइक लिपि, तीसरा है यूनानी लिपि और चौथा है ब्राह्मी लिपि। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा,
अशोक का जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख है ये है खरोष्ठी लिपि में। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पहला है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। दूसरा है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। तीसरा है कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले इस संस्मारक या स्थान का संरक्षण करना। और चौथा है समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला है पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। दूसरा है पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। तीसरा है शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। और चौथा है यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। अब हमें वह बताना है जो असत्य है। तो इसमें आपका सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, यही असत्य है। असत्य पूछा गया था इसीलिए सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? पहला है अनुमति दे सकता है। दूसरा है अनुमति को रोक सकता है। तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और चौथा है संशोधन की सिफारिश कर सकता है। अब बताना है कौन से सही है। तो इसमें तीसरा सही है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तीसरा और चौथा सही है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एओ ह्यूम कौन थे? पहला है एक व्यापारी। दूसरा विकल्प है एक नेता। तीसरा है सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। और चौथा है भारत के गवर्नर जनरल। तो एओ ह्यूम जो थे ये थे सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। पहला है राज्य सरकार द्वारा। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा। तीसरा है दोनों केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा। और चौथा है सार्वजनिक उद्यम द्वारा। तो छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? पहला विकल्प है केंद्र सरकार का गृह मंत्री। दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री। तीसरा विकल्प है क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री। और चौथा है क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। तो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? पहला है दिल्ली। दूसरा विकल्प है कन्नौज। तीसरा विकल्प है बदायूं। और चौथा है अजमेर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज्य संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? पहला है मणिपुर। दूसरा है असम। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। और चौथा है त्रिपुरा। तो पंचायती राज्य संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश राज्य में नहीं है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? पहला विकल्प है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और चौथा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? पहला विकल्प है जयचंद, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा विकल्प है धर्मपाल और चौथा विकल्प है विजय चंद। तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? पहला है निम्न जीवन स्तर, दूसरा है कई उत्पादों की नीची कीमतें, तीसरा है कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और चौथा है नए कामों का सृजन। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, पूछा गया था निम्न जीवन स्तर। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है। पहला है अलवर, दूसरा है करौली, तीसरा है चूरू और चौथा है भरतपुर। तो दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है अलवर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। दूसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। तीसरा है जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं और चौथा है राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो इसमें तीसरा विकल्प गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? पहला है मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, दूसरा है किसानों को प्रशिक्षण देना, तीसरा है विपणन प्रणाली में सुधार करना और चौथा है कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। तो राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है पूछा गया है, तो कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? पहला है 29 दिन, दूसरा है 27 दिन, तीसरा है 29.5 दिन और चौथा है 27.5 दिन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिन। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 27.5 यानी कि 27.5 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम भी याद रखिएगा। सबसे नजदीक है सूर्य के बुध और सबसे दूर है वरुण। तो इतना तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित करो। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। फसल दी गई है, क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है केला, तो केला को मिला देंगे मध्य अमेरिका से। फिर लिखा है गन्ना, गन्ना को मिला देंगे दूसरे से, ये तो सही लिखा हुआ है क्यूबा। और चाय श्रीलंका पहले से मिला देंगे और रबड़ मलेशिया। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, यानी कि आपका जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी मिलान करना है। सुमेलित करो। कृषि का प्रकार दिया गया है और नदी बेसिन। सबसे पहले लिखा है गहन निर्वाह कृषि, तो ये की जाती है गंगा नदी बेसिन में, इसे मिला देंगे चौथे से। फिर लिखा है भूमध्य सागरीय कृषि, तो ये सही मिला हुआ है सांता आना नदी बेसिन। फिर लिखा है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, तो मरे डार्लिंग नदी बेसिन
और स्थानांतरणशील कृषि कांगो नदी बेसिन। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, यानी कि ए विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि अनुमान है। पहला है 7.8%, दूसरा है 8.8%, तीसरा है 8.5% और चौथा है 8.2%। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, 8.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? पहला है 2012, दूसरा है 2013, तीसरा है 2014 और चौथा है 2011। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 2013 में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। खमसिन भवन को डॉक्टर भवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? पहला है पेरू तटीय क्षेत्र, दूसरा है खंबात की खाड़ी क्षेत्र, तीसरा है गिनी तटीय क्षेत्र और चौथा है चिली तटीय क्षेत्र। तो खमसिन भवन को डॉक्टर भवन के नाम से गिनी तटीय क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। पहला है सिक्किम, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गोवा और चौथा है केरल। तो 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था केरल। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? पहला है सुपीरियर झील, दूसरा है मिशिगन झील, तीसरा है एरी झील और चौथा है विक्टोरिया झील। तो शिकागो शहर से संबंधित है मिशिगन झील। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? पहला विकल्प दिया गया है 1013.25 mg, दूसरा है 1000 mg, तीसरा है 1013.25 mb और चौथा है 1000 mb। तो समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब दर्ज किया जाता है 1013.25 mb। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, सही अभिव्यक्ति पूछी गई है, यानी कि ये फॉर्मूले दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। लिखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तब प्राप्त होता है। दूसरा लिखा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय दोनों। और शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। तो इसमें जो सही विकल्प है वह पूछा गया है, तो कौन सा सही होगा? सी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। पहला है ब्याज दर, दूसरा है संपार्श्विक व प्रलेखन, तीसरा है पुनर्भुगतान का तरीका और चौथा है उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। तो किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? उधार लेने वाले की शिक्षा। इसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्यूटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये जो प्रश्न है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला विकल्प है S.C. अरोरा व आयंगर, दूसरा विकल्प है दादा भाई नौरोजी, तीसरा विकल्प है के मुखर्जी और चौथा है V.V. भट्ट। तो पॉवर्टी एंड अनब्यूटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है। पहला है कैलिफोर्निया, दूसरा है नील नदी की घाटी, तीसरा है सीन नदी की घाटी और चौथा है राइन नदी की घाटी। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि
जिस प्रदेश में की जाती है वह प्रदेश है कैलिफोर्निया। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है। पहला है 1995, दूसरा है 1996, तीसरा है 1993 और चौथा है 1996। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है 1995। ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है जोड़े गए मूल्य की विधि, तीसरा है व्यय विधि और चौथा है आय विधि। तो उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है व्यय विधि। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 115 नंबर का प्रश्न है। लिखा है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। पहला है साहूकारी, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है सहकारी संस्थाएं और चौथा है साहूकार व्यापारी दोनों। तो अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत पूछा गया है, तो इसमें साहूकार व व्यापारी दोनों। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है भीलवाड़ा, तीसरा है उदयपुर और चौथा है अलवर। तो मूंगफली की प्रमुख मंडी स्थित है बीकानेर में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी। पहला है जालौर में, दूसरा है जोधपुर में, तीसरा है कोटा में और चौथा है बीकानेर में। तो प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी जोधपुर में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है। पहला है पछुआ पवन, दूसरा है व्यापारिक पवन, तीसरा है ध्रुवीय पवन और चौथा है चिनूक पवन। तो उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन पूछी गई है, तो वह है व्यापारिक पवन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था। पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है गोवा और चौथा विकल्प है गुजरात। तो 2020-21 में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था गोवा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। पहला विकल्प है यूएसए में, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड में, तीसरा है न्यूजीलैंड में और चौथा है ऑस्ट्रेलिया में। तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है यूएसए में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है। लिखा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था। पहला है समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, दूसरा है यातायात प्रणाली को विकसित करना, तीसरा है उद्योगों का विकास करना और चौथा है भारतीय कृषि को नष्ट करना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है, तो समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है चयन का अधिकार, तीसरा है सूचित होने का अधिकार और चौथा है बोलने का अधिकार। तो पूछा गया है किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो बोलने का अधिकार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था। पहला है 25.3%, दूसरा है 25.9%, तीसरा है 24.7% और चौथा है 26.8%। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है 25.9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। पहला है उदारीकरण, दूसरा है वैश्वीकरण, तीसरा है निजीकरण और चौथा है वैश्वीकरण व निजीकरण दोनों। तो सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला है प्रेयरी प्रदेश, दूसरा है स्टेप्स प्रदेश, तीसरा है पंपाज प्रदेश और चौथा है कंपाज प्रदेश। तो व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र
नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, कंपाज प्रदेश। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? पहला है समस्या समाधान, दूसरा है भाषा का शिक्षण, तीसरा है अभिरुचि और चौथा है सृजनात्मकता। तो कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? वह है भाषा का शिक्षण। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? पहला है परिचर्या का आयोजन करना, दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, तीसरा है अनुवर्ती कार्यक्रम और चौथा है योजना का आयोजन करना। तो कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? परिकल्पनाओं का निर्माण करना। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए फिल करना है मूल अवसर प्रदान करते हैं। पहला है सौंदर्यात्मक, दूसरा है विषयी, तीसरा है व्यवसायिक और चौथा है मनोरंजनात्मक। तो शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल अवसर प्रदान करते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? पहला है अंतर्विषयी, दूसरा है बहुविषयी, तीसरा है विषयगत और चौथा है विषयी। तो परंपरागत उपागम पूछा गया है, तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, विषयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फिल करना है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। पहला है NUEPA, दूसरा है NCERT, तीसरा है UGC और चौथा है NCTE। तो राष्ट्रीय स्तर पर NCERT दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। बी विकल्प सही हो जाएगा, NCERT। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है। शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। लिखा है राष्ट्रीय एकता, तो इसे मिला देंगे तीसरे से, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। औद्योगिक क्रांति, इसे मिला देंगे इतिहास से। औद्योगिक विकास, तो इसे मिला देंगे भूगोल एवं अर्थशास्त्र से। और संविधान नागरिक शास्त्र से पहले से, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी चौथा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में विद्यालयी स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए फिल करना है उपागम को अपनाना चाहिए उपागम के स्थान पर। पहला है एकीकृत इकाई कौमा एकीकृत, दूसरा है एकीकृत कौमा इकाई, तीसरा है एकीकृत सह संबंधित और चौथा है एकीकृत विषयी। तो इसमें जो फिल किया जाएगा वह बताना है। तो हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर, यानी कि डी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि क्रम से इन्हें लगाना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। लिखा है चयन एवं उद्देश्य निर्धारण, योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का लेखा जोखा और योजना का मूल्यांकन। तो सबसे पहले आएगा परिस्थिति उत्पन्न करना, ये पहले पर आएगा तीसरा वाला। फिर चयन एवं उद्देश्य निर्धारण करना, ये जो पहला है वह दूसरे नंबर पर आएगा। फिर योजना बनाना, और चौथा सही लिखा हुआ है अपनी जगह पर, योजना का क्रियान्वयन करना। फिर आएगा योजना का मूल्यांकन करना और अंत में आएगा योजना का लेखा जोखा, यानी कि पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर छठवां, फिर पांचवा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में लिखिए। ये 5 सोपान जो दिए गए हैं मॉरिसन द्वारा, इन्हें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा अन्वेषण, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा परिपाक, फिर आएगा व्यवस्था और फिर आएगा वर्णन। यानी कि पहले आएगा तीसरा, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर आएगा चौथा, फिर दूसरा। यानी कि जो डी विकल्प है यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? पहला है प्रायोजक, दूसरा है कोषाध्यक्ष, तीसरा है प्रचार अधिकारी और चौथा है सचिव। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, प्रचार अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम फिल करना है के आधार पर सीखते हैं? पहला है नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा है प्राचीन अनुबंधन, तीसरा है सामाजिक अधिगम और चौथा है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसमें आपका ए विकल्प सही है। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है? पहला है ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड और चौथा है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म बताना है तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला है पर्यटक, दूसरा है कवि, तीसरा है राजनीतिक नेता और चौथा है नर्तक। तो शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था पूछी गई है तो वह होगी नर्तक यानी डांसर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है अतिक्रिया प्रवृत्ति, दूसरा है सामवेगिक अस्थिरता, तीसरा है अवधान में कमी और चौथा है ये सभी। तो अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं ये पूछा गया है। तो अतिक्रिया प्रवृत्ति, सामवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, ये सभी विशेषताएं हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है? पहला है भोजन, दूसरा है लार, तीसरा है घंटी की ध्वनि और चौथा है भूख। तो ये इंगित करता है घंटी की ध्वनि। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर का प्रश्न है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। पहला है बिने, दूसरा है बोरिंग, तीसरा है बकिंघम और चौथा विकल्प है बर्ट। तो बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये बोरिंग के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं। पहला है सम्मान, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है दैहिक और चौथा है सुरक्षा। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं दैहिक। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे यानी बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। पहला है अनुक्रमिक अधिगमांतरण, दूसरा है पार्श्विक अधिगमांतरण, तीसरा है नकारात्मक अधिगमांतरण और चौथा है द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल अधिगम का अंतरण उसे उल्टे यानी बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। तो यह हस्तांतरण कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। डी विकल्प इसमें सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? पहला है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा है संवेग और चौथा है प्रोत्साहन। तो संवेग संबंधित नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? पहला है विलंबित, दूसरा है सहकालिक, तीसरा है अवशेष और चौथा है पश्चगामी। तो किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? तो वह हैं विलंबित। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रश्न और बचे हैं आपके। MS वर्ड में कितने तरह के रूलर होते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो MS वर्ड में 2 प्रकार के रूलर होते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं। पहला है जानवर, गोबर और पौधे, दूसरा है बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स, तीसरा है बैटरीज और पेड़ों की पत्तियां और चौथा है पशु कचरा व कीटनाशक। तो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत पूछे गए हैं बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी फिल करना है के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। पहला है हार्ड डिस्क और मॉनिटर, दूसरा है CPU और मुख्य मेमोरी, तीसरा है पेन ड्राइव और ALU और चौथा है रोम और मॉनिटर। तो कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। डी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक पेटाबाइट। पहला है 1024 गीगाबाइट्स, दूसरा है 1024 टेराबाइट्स, तीसरा है 1024 किलोबाइट्स और चौथा है 1024 मेगाबाइट्स। तो एक पेटाबाइट बराबर है 1024 टेराबाइट्स के। वी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है। पहला है रोल बैक इंडेक्स, दूसरा है डिलीट इंडेक्स, तीसरा है रिमूव इंडेक्स और चौथा है ड्रॉप इंडेक्स। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, ड्रॉप इंडेक्स। तो पूरे 150 प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है और ये जो सभी उत्तर मैंने आपको बताए हैं ये आपकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बताए हैं। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप क्लास 6, 7, 8 की जो क्लास चल रही है जिसमें मैंने क्लास 6 कंप्लीट करवा दिया है, SST की बुक पढ़ाकर क्लास 7 भी कंप्लीट हो गई है, क्लास 8 की बुक में पढ़ा रही हूँ। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।